दिल्ली की सुबह हमेशा की तरह भाग रही थी। सड़क पर गाड़ियों का कानफाड़ू शोर, हॉर्न की आवाजें, मेट्रो स्टेशनों से निकलती लोगों की भारी भीड़ और हर किसी के चेहरे पर अपने अपने लक्ष्य तक पहुंचने की जल्दी। राजधानी की इस रफ्तार में किसी के पास ठहरने का वक्त नहीं था। उसी बेकाबू भीड़ का एक हिस्सा 19 साल की अनवी भी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही एक बेहद साधारण लड़की। पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक, कॉलेज की अटेंडेंस में एवरेज और जिंदगी के मामले में बिल्कुल सामान्य। मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली अनवी के सपने बड़े जरूर थे, लेकिन उसके अंदर आत्मविश्वास की भारी कमी थी। उसे हमेशा लगता था कि वह अपने दोस्तों जितनी स्मार्ट, तेज तर्रार या प्रतिभाशाली नहीं है। वह भीड़ में गुम रहने वाली उन लड़कियों में से थी जिन्हें देखकर कोई दोबारा मुड़कर नहीं देखता। उस दिन भी वह रोज की तरह सुबह 8:30 बजे घर से निकली और दौड़ते भागते हुए डीटीसी की एक खचाखच भरी बस में चढ़ गई। किस्मत अच्छी थी कि उसे खिड़की के पास वाली एक सिंगल सीट मिल गई। बस के चलने पर बाहर की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई तो उसने थोड़ा सुकून महसूस किया। उसने कंधों से बैग उतारा, अपनी गोद में रखा और उसमें से इतिहास की एक मोटी सी किताब निकाली। कुछ पन्ने पलटे, लेकिन उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगा। वह खाली आंखों से खिड़की के बाहर रेंगते दिल्ली के ट्रैफिक को देखने लगी। तभी अचानक उसे अपने सीने के भीतर एक अजीब सी भारी बेचैनी महसूस होने लगी। एक ऐसा घबराहट भरा एहसास जिसका कोई सीधा कारण नहीं था। हवा में ऑक्सीजन होने के बावजूद उसे लगा कि उसका दम घुट रहा है। खिड़की के बाहर का जो रास्ता हर रोज उसके कॉलेज जाने का आम रास्ता था, वो आज अचानक बहुत जाना पहचाना लेकिन बेहद डरावना लगने लगा। ऐसा लगा जैसे यह रास्ता उसने पहले भी कई बार तय किया हो, लेकिन एक छात्र के रूप में नहीं, किसी और रूप में। मगर कब, कैसे? उसने अपने दिमाग पर जोर डाला, लेकिन कुछ याद नहीं आया। सिर में एक हल्का सा दर्द उठा। उसने जोर से अपना सिर झटका और खुद को बुदबुदाई, क्या बकवास है अनवी। सुबह सुबह ज्यादा रील्स देखने का यही नतीजा होता है। बस अब रिंग रोड पर आ चुकी थी और उसकी रफ्तार काफी तेज हो चुकी थी। ड्राइवर अगले स्टॉप पर पहुंचने की जल्दी में एक्सीलेटर दबाए जा रहा था। अनवी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सीट के पीछे अपना सिर टिका दिया। तभी मौत और जिंदगी के बीच का वो एक सेकंड आया। सड़क पार करते हुए एक छोटा बच्चा अचानक दौड़ता हुआ ठीक बस के सामने आ गया। ड्राइवर की नजर जैसे ही बच्चे पर पड़ी, उसके हाथ पैर फूल गए। उसने बिना एक पल गंवाए पूरी ताकत से ब्रेक पैडल पर अपना पैर दबा दिया। ची। टायरों के सड़क पर खिसटने की एक भयानक और कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज गूंजी। पूरी बस एक झटके में आगे की तरफ झुकी और हवा में जैसे कोई जोरदार धमाका हुआ। बस के अंदर बैठे लोग अपनी अपनी सीटों से खिलौनों की तरह उछल पड़े। चीख पुकार और सामान के गिरने की आवाजों से पूरा केबिन गूंज उठा। अनवी को संभलने का एक मौका भी नहीं मिला। ब्रेक के भयानक झटके से उसका शरीर पूरी ताकत से आगे की तरफ फेंका गया। उसका सिर सीधे सामने लगी लोहे की मोटी रॉड से जाकर टकराया। ठाक, एक जोरदार आवाज हुई। दर्द की एक भयानक लहर उसके दिमाग के आर पार दौड़ गई। उसी संतुलन खोने के चक्कर में उसका दाहिना हाथ बस की सीट के लोहे के ढांचे के बीच फंसकर बुरी तरह मुड़ गया। हड्डियों के चटकने की आवाज साफ सुनाई दी। आह! अनवी के गले से एक अधूरी चीख निकली। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया घूमने लगी। उजाला गायब हो गया और सब कुछ एक गहरे, घने अंधेरे में डूब गया। चेतना गायब हो रही थी। शरीर सुन्न पड़ रहा था। वह बस की फर्श पर गिर चुकी थी, लेकिन उस मुकम्मल अंधेरे और बेहोशी के सन्नाटे के बीच अचानक बस का शोर गायब हो गया। लोगों की चीखें बंद हो गईं। उस ब्लैकआउट के बिल्कुल केंद्र में अनवी को एक बेहद भारी, गंभीर और रौबदार आवाज सुनाई दी। वह आवाज़ बस के किसी मुसाफिर की नहीं थी। वह आवाज उसके अपने दिमाग के अंदर गूंज रही थी, जैसे कोई बहुत दूर से गुजरे हुए वक्त के किसी कोने से चिल्ला रहा हो, रिंकू, अभी मत हारना, रिंकू सिंह। अनवी, अनवी आंखें रखो बेटा। एक जोरदार झटके के साथ अनवी ने अपनी आंखें खोल दी, लेकिन वह किसी दफ्तर में नहीं थी।
उसके सामने अस्पताल के सफेद कमरे की छत थी। हवा में वो जानी पहचानी फिनाइल और दवाइयों की गंध तैर रही थी। कानों में मशीनों की बीप बीप की आवाज और उसकी माँ के रोने की सिसकियां गूंज रही थीं। डॉक्टर उसकी पल्स चेक कर रहे थे और कह रहे थे, चमत्कार है, सिर की चोट गंभीर थी, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग नहीं हुई। हाथ में फ्रैक्चर है, जो कुछ हफ्तों में ठीक हो जाएगा। अन्वी बिस्तर पर सीधी लेटी हुई थी, लेकिन उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। डॉक्टर और उसकी माँ को लग रहा था कि वह एक्सीडेंट के सदमे से कांप रही है, लेकिन सच कुछ और ही था। इस वक्त अन्वी के दिमाग के अंदर एक नहीं, बल्कि दो जिंदगियां एक साथ समानांतर पैरेलल दौड़ रही थीं। उसका दिमाग मानो दो हिस्सों में बंट चुका था। एक हिस्सा उसे चीख चीख कर कह रहा था कि वह 19 साल की अन्वी है, जो दिल्ली में रहती है, कॉलेज जाती है और एक बेहद साधारण सी लड़की है। लेकिन उसी वक्त उसका दूसरा हिस्सा, जो बहुत भारी और शक्तिशाली था, उसे याद दिला रहा था कि वह उत्तर प्रदेश कैडर का एक कड़क, ईमानदार और बेखौफ IAS ऑफिसर था, जिसका नाम था रिंकू सिंह राही। अस्पताल के उस शांत कमरे में लेटे लेटे अन्वी के दिमाग में रिंकू सिंह के अतीत के पन्ने किसी तेज रफ्तार फिल्म की तरह चलने लगे। उसे याद आया कि कैसे वह लाल बत्ती की गाड़ी से चलता था, कैसे अपराधी उसके नाम से कांपते थे और कैसे उसने करोड़ों के घोटाले की फाइल पर दस्तखत करने से मना कर दिया था। और फिर उस फ्लैशबैक का सबसे डरावना हिस्सा आया। एक अंधेरी, मूसलाधार बारिश वाली रात। दफ्तर की बिल्डिंग के बाहर अचानक एक मोटरसाइकिल आकर रुकती है। उस पर सवार नकाबपोश शूटर अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और सीधे रिंकू सिंह पर तान देता है। धाइए, 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 धाइए। अन्वी ने अस्पताल के बेड पर लेटे लेटे अनजाने में ही अपने सीने को छू लिया। उसे अपने जिस्म पर उन 6 गोलियों का भयानक और जानलेवा दर्द महसूस हो रहा था, जो इस जन्म का था ही नहीं। उसे साफ याद था कि उस रात उस पर 6 गोलियां चलाई गई थीं। उसका शरीर लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया था और उसकी मौत हो गई थी। लेकिन उन 6 गोलियों को चलाने वाले शूटर के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था? वो आखिरी चेहरा धुंधला था। उसे यह बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि उसका असली कातिल कौन था। अन्वी, तू ठीक तो है ना बच्चा? डॉक्टर साहब, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? उसकी माँ ने रोते हुए उसका हाथ पकड़ा। ऐसी स्थिति में सालों तक प्रशासन संभालने वाले IAS रिंकू सिंह राही का शातिर दिमाग तुरंत एक्टिव हो गया। अन्वी ने एक पल में भांप लिया कि माहौल क्या है। अगर उसने इस वक्त अपनी माँ, डॉक्टर या पुलिस के सामने जरा सा भी अजीब बर्ताव किया या ये कहा कि मैं IAS रिंकू सिंह राही हूं और मुझे अपना पिछला जन्म याद आ गया है, तो लोग उसे सीधा पागल समझ लेंगे। उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया जाएगा। सबसे बड़ा डर ये था कि अगर उसकी यादों की बात बाहर निकली तो उसकी मौत का वो राजदार, वो असली कातिल, जो आज भी आजाद घूम रहा है, वो अन्वी को ढूंढकर हमेशा के लिए खामोश कर देगा। रिंकू सिंह राही की उस कड़क और रणनीतिक सोच ने अन्वी के डर को तुरंत दबा दिया। उसने एक गहरा फैसला लिया। वो रिंकू सिंह को दुनिया से छुपा लेगी। वह किसी को भनक भी नहीं लगने देगी कि उसके अंदर एक सीनियर कलेक्टर का दिमाग चल रहा है। वह खुद को पूरी तरह अन्वी की तरह ही पेश करेगी। अन्वी ने अपनी पलकें झपकाईं, चेहरे पर एक डरी हुई 19 साल की लड़की वाली मासूमियत वापस लाई और बेहद कमजोर आवाज में बोली, मम्मा, मैं ठीक हूं, बस सिर में बहुत दर्द है, आप रो मत, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उसने हूबहू वैसी ही एक्टिंग की जैसी पुरानी अन्वी करती थी। उसकी माँ ने राहत की सांस ली और उसे गले से लगा लिया। बाहर से अन्वी अपनी माँ की गोद में सिर रखे हुए एक सहमी हुई बच्ची लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर रिंकू सिंह राही की आत्मा ने अपनी मुट्ठी भींच ली थी। उसे अपनी वर्तमान और पिछली दोनों जिंदगियों की याद थी। वह यह भी जानता था कि उसकी मौत कोई हादसा नहीं, एक सोची समझी साजिश थी। अब दिल्ली की इस 19 साल की लड़की के शरीर के अंदर एक ऐसा शातिर दिमाग छिप चुका था, जो अपनी ही मौत के 6 कारतूसों का हिसाब लेने के लिए तैयार हो रहा था। तफ्तीश शुरू होने वाली थी, लेकिन एक जैन जी लड़की के नकाब के पीछे से